24 फरवरी की तारीख, और इस सब के बीच आपको हम जल्द से उन 3 खबरों के बारे में बता दें जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो आपके सामने है। रवि बताइए। बिल्कुल, इन 3 खबरों के साथ ही इस बुलेटिन की हम शुरुआत भी करेंगे। एक तरफ तो आज जिस तरीके से नजर है रूस के ऊपर सैटर्न मिसाइल को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 1 साल पूरे होने पर क्या दुनिया में वो खतरा मंडराएगा इस युद्ध के 1 साल पूरे होने पर। इन तमाम खबरों की हम बात करेंगे। वो 3 खबरें, सबसे पहले नंबर 1 सैटर्न 2 की बात। पुतिन विश्व की सबसे विध्वंसक मिसाइल सैटर्न 2 निकालने जा रहे हैं। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसका हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 दूसरी बड़ी खबर, आईसीबीएम परेड। जी हां, उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग ने आईसीबीएम की परेड निकाल दी है, सीधी चेतावनी ये अमेरिका को। और नंबर 3 जो बड़ी खबर है वो अंडरग्राउंड बेस की है। जी हां, ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, अंडरग्राउंड एयर बेस दिखाकर इजराइल पर अटैक के संकेत दिए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं आज की जिस पर हमारी नजर रहेगी। जी हाँ, एक एक करके सारी खबरों की डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। अहम जानकारी है कि 24 फरवरी के लिए व्लादिमीर पुतिन की है विध्वंसक तैयारी। एटमी मिसाइल सैटर्न 2 की लॉन्चिंग की तैयारी है। सैटर्न 2 की लॉन्चिंग की खबर से पश्चिम में मची हुई है खलबली। ब्रिटेन जैसे देश को एक बार में तबाह कर सकती है यह मिसाइल। आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड आ रही है, ये देखो। तो देखिए आखिर होने क्या जा रहा है। 24 फरवरी को लेकर तमाम आशंकाएं जहन में घर करती हुई नजर आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 24 फरवरी को लेकर बड़ी तैयारी रशिया में की जा रही है। आज इस मिशन 24 फरवरी के प्लान को डिकोड करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। और आखिर किसे कहा जा रहा है सर्वनाशी शैतान। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेहद खास तैयारी की पुतिन की जो सामने आई है। इससे आप समझ पाएंगे कि जिस रूसी मिसाइल का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसके सामने आने के मायने क्या हैं, मतलब क्या है। सैटर्न 2 ये मिसाइल अब रशिया की तरफ से निकाल ली गई है। इसे सर्वनाश का दूसरा नाम कहा जाता है। एक्सप्लोसिव खबर है, सैटर्न 2 लॉन्च करने जा रहे हैं पुतिन। इसके पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबाई देखिए इस मिसाइल की 116 फीट है। इसकी खासियत क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है ये मिसाइल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग का स्वरूप आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। एक बार में पूरे ब्रिटेन के विध्वंस में यह सक्षम है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी विध्वंसकारी मिसाइल है ये। 1600 मील दूर मौजूद ब्रिटेन की 6 मिनट में इस मिसाइल के जरिए, सैटर्न 2 मिसाइल के जरिए तबाही संभव है। ऑपरेशनल रेंज देखिए इसकी कहां तक की है, 11,180 मील। तो बहुत खतरनाक खबर सामने आ रही है। खतरे की खबर क्या है, पश्चिम के पास इतनी विध्वंसक कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के पास इस मिसाइल की कोई काट मौजूद नहीं है। और अब इस मिसाइल को लेकर न सिर्फ काम शुरू हो चुका है बल्कि आने वाले वक्त में रशिया की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खबर सामने आ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, और क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में यह मिसाइल सक्षम मानी जाती है, तबाही कितनी कर सकती है, इसकी पूरी डिटेल हमने अपने दर्शकों को दी। सवाल सबसे बड़ा यही, तैयारी तो हो चुकी है लेकिन वाकई क्या इस मिसाइल से हमला भी हो सकता है यूक्रेन पर आने वाले वक्त में? देखिए समीर, बिल्कुल जो सैटर्न 2 है जिसको पश्चिमी देशों ने नाम दिया है, वैसे RS-28 सरमत मिसाइल है और वाकई में ये बहुत सारे मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम है। 15 न्यूक्लियर वेपन कम नहीं होते अगर एक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। और वाकई में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि काफ़ी ब्रिटेन के बहुत बड़े हिस्से को एक ही बार में बहुत बड़ा डैमेज किया जा सकता है। इसका एक कारण देखा जाए तो यह है कि जिस प्रकार से अभी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जेलेंस्की का विजिट हुआ यूरोप में, EU के लिए भर्ती के लिए, एंट्री के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, साथ ही साथ फाइटर प्लेन्स मांग रहे हैं, टैंक देने के लिए पश्चिम राजी हो गया है। तो एक लड़ाई का अगर डायरेक्टली ये पूछा जाए कि 1 साल पूरे होने पर ये जो सरमत या सैटर्न 2 है, ये एक पोस्चरिंग है या रियल थ्रेट है?
नहीं, देखिए दोनों बात कही जा सकती है। अभी माहौल यह है कि इस समय पे मुझे लग रहा है पोस्चरिंग है, क्योंकि पश्चिम को एक चेतावनी है कि अगर आपने इस तरह से मदद देनी बंद नहीं की और जो जिस प्रकार के वेपन सिस्टम अभी पश्चिम यूक्रेन को दे रहा है, जिससे रशिया को खतरा हो सकता है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो टैंक्स हो, ये बात मेनलैंड पर जहां खतरा आता है तो बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। आप चाहे अभी देखिए बिल्कुल सर, और संजय सोई सर, ऐसा लग रहा है कि रशिया को भी लग रहा है कि 24 तारीख को न सिर्फ विध्वंसक प्रहार की तैयारी उस तरफ से बल्कि दूसरी तरफ से भी हो सकती है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, 24 फरवरी को जंग को भीषण अंदाज में रूस की तरफ से सेलिब्रेट किया जाएगा। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। लाखों सैनिकों के साथ नए हथियार एक्टिव होंगे। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन को सबक सिखाने की बहुत बड़ी तैयारी। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि पुतिन ने 24 फरवरी की जंगी तैयारी के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है। 24 फरवरी वॉर सेलिब्रेशन डे, क्योंकि 1 साल पूरे हो जाएंगे यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर। देखिए तैयारी यह है कि टैंकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कितनी टैंकों की संख्या रखी जाएगी? 1800 के करीब में। वहीं आर्मर्ड व्हीकल 3950, फाइटर जेट्स 400 की संख्या में बढ़ाए जाएंगे। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 300 की संख्या होगी। वहीं 2700 आर्टिलरी गन भी तैयार है यूक्रेन पर हमले के लिए और रॉकेट लॉन्चर्स 810 की संख्या में। त्रिपाठी सर, ये है इस बार रूस की नई तैयारी जंग के 1 साल पूरे होने पर। लेकिन क्या 1 साल पूरे होने पर 24 तारीख की जो डेडलाइन दी गई है 24 फरवरी को, आप ये मानते हैं कि रूस एक बड़ी जंग जीतने को तैयार है यूक्रेन के खिलाफ, या फिर युद्ध जिस तरीके से लंबा चल रहा है उसी तरीके से आगे भी हम देख पाएंगे? देखिए, ये तो कहना नामुमकिन है कि 24 तारीख को जंग ख़त्म हो जाएगी, रूस इतनी ज़्यादा पैमाने पे हमला करेगा। हाँ, ये है कि 24 तारीख से रूस की तेज़ी हमलों में बढ़ सकती है, और वो इसलिए भी कि आपने देखा अगर 24 तारीख को जंग ख़त्म होनी होती तो रूस 1 अप्रैल की डेट नहीं देता उसकी। रूस ये चाहेगा कि 1 अप्रैल से पहले 10-12 दिन पहले अगर जंग ख़त्म हो जाए और रूस अगर जीत जाए तो उस हिसाब से वो नेगोशिएटिंग टेबल पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये करीब 15 मार्च नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा कैसे रूस? क्योंकि शर्तें तो ज़ेलेंस्की रख रहे हैं, ज़ेलेंस्की तो आ ही नहीं रहे हैं बातचीत करने के लिए। यही समस्या है ना कि रूस ने तो कहा है कि हम 1 अप्रैल को करेंगे। अब 1 अप्रैल से पहले रूस का ये प्लान है कि यूक्रेन को इतना अपाहिज कर दिया जाए कि ज़ेलेंस्की कोई शर्त रखने के काबिल न रहे। बिल्कुल, और उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां जंग के मैदान में किस तरह से अंजाम दी जा रही हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन की K2 बटालियन का इस बीच रूसी सेना पर हमला हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों और टैंक पर एक साथ अटैक को अंजाम दिया गया। K2 बटालियन के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ताजा हमले से जुड़ा जो नया वीडियो सामने आया है वो अब आपके सामने। तो देखिए, यूक्रेन की K2 बटालियन को जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के क्रिमिया के पास जंगलों में भीषण जंग इस वक्त हो रही है। रूसी वायुसेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यूक्रेनी सैनिकों पर बरसाई है अंधाधुंध गोलियां। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। तो वायुसेना के साथ साथ जो ग्राउंड फोर्स है किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। क्रिमिया की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आप जरा आवाज सुनिए, किस तरह से जोरदार धमाके हो रहे हैं, गन फाइट आमने सामने की। संजय सोई सर, मेरा सवाल यह है, एक तरफ ग्राउंड फोर्स किस तरह से लड़ रही है, आमने सामने की गन फाइट, और ऊपर से एयरफोर्स का एक्शन, ये क्या बतला रहा है? क्योंकि लगातार जिक्र हम 24 फरवरी का कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कि इस समय जो लड़ाई है ये टैक्टिकल बैटल चल रही है। जगह जगह पर कहीं यूक्रेन की सेना का हमला हो रहा है, कहीं रशिया की सेना का हमला हो रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरह से डिस्ट्रक्शन चल रहा है, और रशिया की कोशिश ये है कि पूर्वी यूक्रेन पर अपना एरिया कंसोलिडेट कर ले धीरे धीरे, पूरी तरह से वहां पर छान कर जो यूक्रेन का जहां भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है उसको निकाल कर बाहर करें। यही कारण है कि इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है, रशिया की कोशिश है और फोर्स भेज के और टैंक्स भेज के और फाइटर्स भेज कर वहाँ पर पूरी तरह
तरह से सैनिटाइज करके जिसको आज़ाद घोषित करे, और अपनी सफलता की घोषित रशिया पहले भी कर चुका है। इस चीज़ को और महत्व देगा 24 फरवरी को और 1 अप्रैल को, जैसे कि हम सफल हो गए, हमारा स्पेशल ऑपरेशन सफल हो गया, और यही बात वो अपनी जनता को बताएंगे कि आप देखिए जो यूक्रेन में हमारे लोगों पर, रशियन मूल के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जो उनके नाजीवादी थे, उन चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया। हमारे लोग अब वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या यूरोप इस लड़ाई में एक नजर आ रहा है? देखिए अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी, रूस यूक्रेन वॉर के बीच यूरोपीय देशों में तकरार की खबर सामने आई। जेलेंस्की के यूरोप दौरे को लेकर खुलेआम बयानबाजियां हो रही। इटली की प्रधानमंत्री खुद को न बुलाने पर नाराज हो गई। बाद में ब्रसेल्स में हुई मेलोनी जेलेंस्की की मीटिंग। तो इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है कि यूरोपीय देशों में उस तरीके की एकजुटता नहीं है, क्योंकि इटली ने नाराजगी जाहिर की है। क्यों नाराजगी जाहिर की गई है, पूरा मामला भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि अभी जेलेंस्की जो है वो लगातार दौरे पर निकले हुए हैं, जिसमें वो ब्रिटेन पहुंचे, फ्रांस पहुंचे, जर्मनी में भी ओलाफ शोल्ज से उन्होंने मुलाकात की है। और ये दौरा सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि यूनाइटेड किया जा सके पश्चिमी देशों को, और यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, हथियारों की मदद मिल सके, पैसों की मदद मिल सके। लेकिन अभी ये जो नाराजगी है इटली की ओर से, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल हम देंगे। बिग वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल जेलेंस्की नहीं मिले और निराश हो गई मेलोनी। जेलेंस्की के लंदन और पेरिस के सरप्राइज दौरे पर ये पूरा कंट्रोवर्सी, विवाद है। और बताया जा रहा है कि पेरिस में मैक्रो शोल्ज के साथ जेलेंस्की ने मीटिंग की थी, एक बैठक की थी। लेकिन पेरिस जाने से पहले लंदन में सुनक के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी जेलेंस्की की। पेरिस में डिनर में ना बुलाने पर इटली की पीएम नाराज हो गई हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज खास तौर से पेरिस आए थे जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि हमें बुलावे की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर अभी भी सस्पेंस है। हमारी एकजुटता में ही हमारी ताकत है, मेलोनी ने यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की। और बाद में मेलोनी ने ब्रसेल्स में की जेलेंस्की से मुलाकात। हालांकि उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन मुलाकात हुई। त्रिपाठी सर, क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं कि इटली की पीएम को क्यों नाराज कर दिया गया? हालांकि बाद में इटली की पीएम और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। क्या एकजुटता की कमी आप देख रहे हैं यूरोपीय देशों में? त्रिपाठी सर, आपसे सवाल। देखिए, बिल्कुल एकजुटता की कमी तो शुरू से ही आपने देखा होगा कि जर्मनी और फ्रांस रह करके यूएस के को अपोज कर रहे थे। इसके साथ ही जो और आपने देखा कि टर्की ने भी इस प्रश्न पर कि क्या स्वीडन को और फिनलैंड को वो एंट्री दी जाए नेटो में, उस पर टर्की ने भी अपनी, अभी तक टर्की नहीं माना है। तीसरी चीज़ ये कि ओलाफ शोल्ज जो हैं उनको खुद ये लगता है कि कहीं न कहीं ये नेटो में यूएस जो है वो अपनी दादागिरी एक तरह से दिखा रहा है। तो कई बार उनके भी विरोध की बातें सामने आई। और रही जहाँ तक बात मेलोनी के न बुलाने की, तो मुझे नहीं लगता कि नेटो में इटली कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैनिक रूप से कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि उस कह सकते हैं कुछ चूक को पूरा करने का प्रयास भी किया गया कि कोई भी नाराज ना हो। और देखिए इधर रूस समर्थक बेलारूस को यूक्रेन ने दिखाई ताकत। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना की वॉर ड्रिल में यूक्रेन ने की पश्चिमी हथियारों की नुमाइश। वॉर ड्रिल के जरिए भी लगातार मैसेज देने की कोशिश, और खासकर बेलारूस को भी एक तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है। बेलारूस को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ है कि बेलारूस सीधे तौर पर युद्ध में नहीं एंटर कर पाया है। तो देखिए बेलारूस में भी बहुत कुछ हो रहा है जिसे समझने की जरूरत है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन बेलारूस की सीमा पर इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है। यूक्रेनी आर्मी की तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं, जो छन छन कर जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बेलारूस बॉर्डर पर माइनिंग कर रहा है यूक्रेन। ये बड़ी जानकारी, हर सड़क और स्ट्रिप को नष्ट किया जा रहा है। यहां पर यह पता चला है जंगलों में भी यूक्रेन की सेना माइनिंग करने में जुटी हुई है। खुद यूक्रेनी सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं? यूक्रेनी सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि निकट भविष्य में रूस बेलारूस के दोस्त नहीं होने जा रहे।
ये कहा जा रहा है रूस बेलारूस एक साथ नहीं रहेंगे, इसके दावे किए जा रहे हैं। हमें अब रूस बेलारूस से संपर्क के रास्तों की कोई जरूरत नहीं है। रूस बेलारूस सीमा पर बाउंड्री बनाने का काम भी इस बीच जारी है। हमारे साथ स्वाय साहब मौजूद हैं। स्वाय साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं? उधर पोलैंड की सरजमीन पर हमें बहुत कुछ होता हुआ नजर आता है और इधर बेलारूस की सरजमीन पर भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कई बड़े मायने। देखिए, इस प्रकार है कि जिस प्रकार से रशिया और बेलारूस दोनों ही पक्के मित्रों की तरह से निकल के आए हैं और बेलारूस ने हर तरह से मदद दी है। हालांकि बेलारूस की ज़मीन का इस्तेमाल अभी तक हमले के लिए नहीं किया गया है। अभी पिछले महीने ही दोनों की बहुत बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी और जैसा कि अभी रिपोर्ट है कि तकरीबन 12,000 रशियन ट्रुप्स अभी भी वहाँ पर हैं और जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से यूक्रेन को खतरा है और ख़ास तौर से जब वहाँ से अगर कीव का रास्ता देखा जाए तो एक शॉर्टेस्ट रूट वहाँ से मिलता है, जो कि शायद मैं देख रहा हूँ कि रशिया इसमें सफल हो गया है कि यूक्रेन को अपने कुछ रिसोर्सेज बेलारूस की तरफ डाइवर्ट करने पड़े हैं। उनको वहाँ माइन लगानी पड़ी है, उनको अपनी ट्रुप्स की रीडिप्लॉयमेंट करनी पड़ी है, वहाँ पर फोर्स प्रोजेक्शन करना पड़ा है। बेलारूस के केस में क्या ये कह सकते हैं कि रूस बेलारूस का सच्चा प्रोटेक्टर निकला, जबकि यूक्रेन को सारे समर्थन के बाद विनाश होने से उसका बचा नहीं पाया? नहीं, ऐसा है कि यूक्रेन तो मोहरा है, शुरू से हम देख रहे हैं कि ठीक है यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो कहानी चल रही है इनके साथ। और ये भी हो सकता है संजय सोइसर की कोई ऐसे इनपुट्स भी मिले हो कि अभी तुरंत ही कोई बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए पहले से तैयारी हुई है। लेकिन इन सब की भी सर ये एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी का बड़ा हमला हुआ है। देखिए, बाखमुट में हमला हुआ। बाखमुट में यूक्रेन का बहुत बड़ा काउंटर अटैक। बाखमुट में दोनों तरफ से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। आप जरा देखिए गोलीबारी की जो आवाज आ रही है और तस्वीरें एक बार आप देखिए, फिर हम अपने गेस्ट का रुख करेंगे। तस्वीर हम दिखा रहे हैं बाखमुट की, जहां पर आमने सामने की जो जंग है काफी ज्यादा भीषण हो गई। सोलेडर को हमने देखा, रूस ने किस तरह से पूरी तरह से कब्जा किया, दावा वो हम देख रहे हैं। बाखमुट कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है और हम देख रहे हैं बहुत वक्त से यहां पर जंग चल रही है। रूस कब्जा पूरी तरह से कर लेना चाहता है, लेकिन बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यूक्रेन के अंदर, और आपने देखा है कि अभी जस्ट 2 महीने पहले जिस तरह से रूस का एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली एक जो डिफेंसिव हुआ है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यूक्रेन ने लिया है, उसकी बढ़त ली है, साइकोलॉजिकल बढ़त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है मात्र जो 15 दिन बचे हुए हैं पूरा 1 साल पूरा होने के लिए, उस कंडीशन पर रूस को लगता है कि किसी भी तरीके से जिन जगहों पर पहले उसका कहीं पोजीशन हो गया था, एटलीस्ट वहां पर फिर से कंट्रोल हो। इसी तरह से आप कल का देखिए, कल की घटना जब ब्रुसेल्स पर यूरोपियन पार्लियामेंट को जेलेंस्की एड्रेस करते हैं और मेंबरशिप के लिए ईयू के लिए, तो उस समय यहां पर एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये 15 दिनों के बीच में आप कुछ और भीषण तस्वीर देख लो कि हमारे सामने आ सकती है। जी, कम से कम उन इलाकों पर जहां विशेष रूप से हमले किए जा रहे हैं, उन इलाकों पर कब्जे का ऐलान 24 फरवरी तक रूस की ओर से किया जा सकता है। फिलहाल ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है रूस की ओर से। एक और बड़ी खबर है, सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूस का युद्धाभ्यास चल रहा है। विध्वंसक T-80 BVM टैंक से बरसाए गए गोले भीषण तबाही मचाने में माहिर है। T-80 BVM टैंक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और वहीं रूसी सेना पर यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी हेलीकॉप्टर गिरा दिया। फॉरवर्ड पोजीशन पर लैंड होते ही हेलीकॉप्टर में जोरदार धमाका किस तरह हुआ देखिए। और उधर यूक्रेन में रूस के T-14 अमाटा टैंक ने तबाही मचाई। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में दिखा दम, शक्तिशाली T-14 अमाटा टैंक से बरसाए गोले। तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय सोइसर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, अगर वॉर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों की स्ट्रैटेजी वाइज कौन आपको इसमें बेहतर लगा है, युद्ध के प्रबंधन में या फिर एक तरीके से हमले की स्ट्रैटेजी में कौन बेहतर लगा है? बावजूद इसके कि एक तुलना होती रहती है कि रूस एक महाशक्ति है और यूक्रेन बहुत ही छोटा देश था, उसके लीडर जेलेंस्की की भी लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन रहे थे। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो यूक्रेन जो 2014 में जब उन्होंने क्रीमिया खोया, उसके बाद से जो लेसन मिले थे, उसके बाद यूक्रेन की सेना में बहुत बदलाव आया।
यूक्रेन की सेना लगातार ईस्टर्न यूक्रेन में युद्ध लड़ती रही है। डोनबास इलाके में जो रशियन समर्थक है तो उनको गोली के नीचे और फायर रहने का अनुभव था। रशिया की मिसकैलकुलेशन ये रही कि जब वो यूक्रेन में जाएंगे तो वहाँ खुली बाजू से स्वागत होगा उनका और जेलेंस्की को उखाड़ के फेंक देंगे, और ख़ास तौर से ईस्टर्न यूक्रेन में। लेकिन जिस प्रकार का रेजिस्टेंस यूक्रेन को ने दिया और जिस प्रकार की मदद पश्चिमी देशों ने उनको हथियारों से और इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी, और लीडरशिप, यहाँ पे मैं जेलेंस्की की लीडरशिप की तारीफ करूंगा कि वो खड़े रहे। बिल्कुल संजय सोईसर, और हमें याद भी है पिछले साल जब 24 तारीख को फर्स्ट स्ट्राइक की थी, पहला हमला बोला था, तो लग रहा था महज कुछ घंटे या 1-2-4 दिन का ही खेल होगा रूस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए इस बीच ईरानी ड्रोन को लेकर बड़ी खबर। ईरानी ड्रोन पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ईरान अपने खतरनाक ड्रोन को कर रहा है लगातार अपग्रेड। रिपोर्ट ये बता रही है ईरानी ड्रोन यूक्रेन में मचा सकते हैं तबाही, और तबाही कैसे मचाई भी है इससे पहले वो आपने देखा। तैयार किया पहले से ज्यादा खतरनाक ड्रोन ईरान ने। रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ लगातार ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल। अंजलि। जी हाँ, और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस से अमेरिका और इजराइल के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया है अंडरग्राउंड एयरबेस। ईरान का ये एयरबेस कई तरह की सुविधाओं से लैस है। ईरान ने अंडरग्राउंड एयरबेस का नाम ईगल 44 रखा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ईगल 44 की। ये अंडरग्राउंड एयरबेस है जो कि तैयार किया गया है। ईरान ने अंडरग्राउंड एयरबेस का नाम ईगल 44 रखा है। तो आप जरा देखिए, एक तरफ ईरान की तरफ से और भी अपग्रेडेड ड्रोन को तैयार किया जा रहा है, और अंडरग्राउंड बेस, पहला वीडियो आप समझिए इसको जरा, कितना खतरनाक ईरान का अंडरग्राउंड बेस। इसकी पहली तस्वीर पहले आप देख लीजिए। ये वो अंडरग्राउंड बेस है जो कि ईरान की तरफ से तैयार किया गया। सोर्स क्या है? ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA की तरफ से। इसकी बड़ी बात है आप जान लीजिए। इस तरफ आप देखिए एयरबेस से फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन लॉन्चिंग संभव है, यानी ईरान की बहुत बड़ी तैयारी है ये। ईरान ने अपने एयरबेस की लोकेशन जाहिर नहीं की है, इसको जरूर सीक्रेट रखा गया है। ईरानी एयरबेस जमीन के काफी अंदर होने का अनुमान जताया गया, यानी कोई बड़ा हमला भी अगर होगा तो उससे बचाया जा सकता है। यहां पर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही क्या ईरानी सेना प्रमुख बोले हैं कि हमले का मुकम्मल जवाब देंगे, यानी तस्वीर दिखा दी गई है, लेकिन लोकेशन क्या ये स्ट्रेटेजिकली नहीं बताया गया। अब देखिए इजराइल के लिए क्यों ये बहुत बड़ा नाम बताया जा रहा है। पहली बार ईरान के ईगल 44 एयरबेस का वीडियो सामने आया है, और ईरानी न्यूज एजेंसी बाकायदे इसको जारी कर रही है। ईगल 44 एयरबेस इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और बड़ी बात, पिछले दिनों हुए हमले के बाद ईरान काफी ज्यादा आक्रामक हो गया, और इसके बाद यह दुनिया को दिखा दिया ईरान ने। ईरान हमलों में इजराइल का हाथ माना जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, और बड़ी इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर। आइए अब समझते हैं कि कैसे ईरान अमेरिका के खिलाफ वॉर में एंटर करता हुआ साफ नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए जंगी तैयारियां क्या ईरान की। पहली बात, अटैक ड्रोन का अपग्रेडेशन जो हमने आपको बताया, अंडरग्राउंड एयरबेस, यानी दोनों तरफ, एक तरफ ड्रोन और एक तरफ एयरबेस। ईरान की वॉर तैयारियों की दो बड़ी खबर एक साथ सामने आ रही, बहुत बड़ा इंडिकेशन है ईरान के एग्रेसिव होने का। ईरान अपने अटैक ड्रोन को अपग्रेड करना शुरू भी कर चुका है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले ईरानी ड्रोन से पश्चिम में अब खौफ पसरता हुआ नजर आ रहा है। और क्या बड़ी बात है, ईरान ने अंडरग्राउंड एयरबेस का वीडियो जारी किया, खुद बकाया बता दिया कि देखिए हमारी ताकत क्या है। अंडरग्राउंड बेस दिखाकर ईरान ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है, यानी कि वो दिन विध्वंस के दूर नहीं है। जय की त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे, ईरान की क्या ये स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? खुद ही दिखा रहा है एयरबेस, देखो अंडरग्राउंड एयरबेस है, लोकेशन नहीं बता रहा है। क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है अपग्रेडेशन ड्रोन का और ईरान का एयरबेस? देखिए, ईरान पर जब से ज्वाइंट कमीशन के बाद ट्रंप के टाइम में जब से सैंक्शन लगा है, उसके बाद से ये नहीं मानना चाहिए कि ईरान खाली बैठा होगा। ईरान के लोगों ने, ईरान के हुक्मरानों ने भी ये कोशिश की है कि हम इसी बीच, भले ही हम एटॉमिक वो उतना न तैयार करें, लेकिन हम अपने ग्राउंड फोर्सेस को, अपनी एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा उनका विकास कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो तो उसका हम प्रतिकार कर सकें। और देखिए वही हुआ। ठीक है डॉक्टर संदीप, लेकिन इस पूरे रीजन में जो चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं मिडिल ईस्ट में, इसे आप कैसे देखेंगे? ईरान में इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री को ही निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, इसका वेस्टर्न वर्ल्ड क्या आंसर कर सकता है? किस तरह से आंसर कर सकता है? क्या आपको लगता है? देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो इमर्ज हुआ है।
अभी जिस तरह से जब ईरान पर अटैक होता है तो आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो ट्रायंगल बन रहा है, रशिया के साथ पूरे साल भर कोई ऐसा कंट्री खुलकर सामने नहीं आया था। यूक्रेन के बारे में आपको मालूम कि पूरा का पूरा बेस्ट खड़ा हुआ है। तो अब जब ईरान पर जब अटैक होता है तो उसको एक लेजिटिमेसी मिलती है कि अब हम ड्रोन तो मॉस्को को देंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी ऑफेंसिव तरीके से करेंगे रिटेलिएट करने के लिए इजराइल और अमेरिका को। और उधर आप नॉर्थ कोरिया को देख रहे हैं, अभी कुछ दिन बिल्कुल किम जोंग ने फिर अमेरिका को दी एटमी चुनौती। किम ने मिसाइल परेड कर आईसीबीएम की नुमाइश की। नॉर्थ कोरियाई सेना की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर यह प्रदर्शन किया गया। 1 दर्जन आईसीबीएम के साथ तानाशाह ने अपनी ताकत दिखाई और आईसीबीएम के जरिए यह जताने की कोशिश कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया की जद में है। अमेरिका के किसी भी हिस्से पर नॉर्थ कोरिया हमला कर सकता है। अपनी ताकत की नुमाइश किम जोंग ने की। और देखिए, इस खबर से कम ये साफ हो गया है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि किम जोंग ने अपनी एटमी परेड में और क्या कुछ पेश किया है, कैसे अपनी ताकत दिखाई है। शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। ये देखिए, जब निकली किम की आईसीबीएम परेड, राजधानी प्योंगयांग में करीब 1 दर्जन आईसीबीएम का प्रदर्शन किया गया और परेड में किम जोंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ यानी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। नॉर्थ कोरियन मीडिया ने कहा है कि ये रहा एटमी ताकत का सबूत। कहा जा रहा है कि इशारों में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज था अमेरिका के लिए। परेड में 11 वासोंग 17 मिसाइलें भी नजर आई हैं और साथ ही ये नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी आईसीबीएम है। दुनिया में इससे कहीं भी न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, ये संभव है। तो नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है और ये मैसेज था अमेरिका के लिए। बिल्कुल, तो किम जोंग उन दुनिया को दिखा रहे अपनी ताकत। इसको लेकर एक और बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम से हड़कंप है। परेड में सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया। किम ने अब तक लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम का ही प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम का प्रदर्शन। तो परेड में किम जोंग ने नई सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन कर हड़कंप मचा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, न्यूक्लियर मिशन है ये नॉर्थ कोरिया का। किम जोंग की ये बड़ी तैयारी है। लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने अभी तक इसी का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम पर नजर डालें तो पहली बार परेड में प्रोटोटाइप लेकर के आया है सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम। एक और खासियत देखिए लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम की, दोनों का कंपैरिजन आपको बता रहे हैं। और अभी तक की जानकारी 2017 के बाद इसी के परीक्षण किए गए थे अभी तक नॉर्थ कोरिया में। और इधर अगर सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की बात करें तो इसे हासिल करने के लिए करीब हो सकता है, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा इसे लेकर के चल रही है। वहीं लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम लॉन्चिंग में ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम की बात करें तो इसे लॉन्च करने में बहुत ही कम वक्त लगता है, कम समय लगता है। लिक्विड फ्यूल आईसीबीएम की एक और खासियत यह है कि ट्रैक करना इसे आसान होता है, लेकिन इसे ट्रैक करना यानी सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन 2 आईसीबीएम के जरिए शक्ति अपनी दिखाने की कोशिश नॉर्थ कोरिया ने की है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या बताना चाहते हैं किम जोंग और किसे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? बार बार आईसीबीएम का परीक्षण किया जा रहा है, अब तो परेड में देखिए शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया है किम जोंग ने। क्या है उनकी मंशा, क्या है इरादे? देखिए, मंशा बहुत स्वाभाविक है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरह का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में किया था, तो आप किम जोंग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? किसी भी कंट्री के यदि बॉर्डर में इस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो ऑब्वियसली वो अपना अपग्रेडेड परफॉर्मेंस ही दिखाता है। तो आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि आईसीबीएम का जो अपग्रेडेड फॉर्म है, क्या ये तहलका मचा सकता है? तो एक तरह से डिटरेंस है, और डिटरेंस उस सुपर पावर को लेकर के है जो हर देश के फ्रंट में जाकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करके चला है। चाहे आप ताइवान को लेकर ठीक है डॉक्टर संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया।